Ladies and gentlemen, it is indeed an honor to have amongst us a visionary leader, a change maker, the man who has completely redefined the road transport and highways in India. Not just as a means of connectivity, but as a testament to world-class infrastructure. Sometimes he is referred to as the highway man of India, the expressway man of India, because his passion truly inspires all of us. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Government of India, Shri Nitin Jairam Gadkari ji. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. I would also humbly request Mr. Munish Devgan, Video Content Head, Times Network, to please join us up on the stage for the fireside chat with him. Welcome to you, sir. पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने देश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. इस यात्रा में एक केंद्रीय मंत्री ऐसे भी हैं जो गेम चेंजर हैं, जिनके काम की खूब तारीफ होती है. वो अपनी दूरदर्शिता से सुर्खियों में रहते हैं. उन्होंने देश के हाईवेज को नया रूप दिया है और हमारा मानना है ये सिर्फ हाईवेज नहीं, ये भारत की तरक्की के रनवे है, जहां से अर्थव्यवस्था नई उड़ान भरती है. सोशल मीडिया पर उनके लिए अक्सर एक कमेंट हम देखते हैं, मैन विद जीरो हेटर्स. सच में भारतीय जनता पार्टी के इस दिग्गज नेता के मुरीद ना केवल उनकी पार्टी में है, बल्कि विपक्ष भी उनके काम का लोहा मानता है. हमारे साथ आज मौजूद हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्टर नितिन गडकरी जी. टाइम्स ड्राइव समिट एंड अवार्ड्स में आपका स्वागत है नितिन जी. भारत में लाखों लोग मेरे जैसे इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और की कमी और दूसरा महंगा होने की वजह से थोड़ा हिचकिचाते हैं. तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर गडकरी जी क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जितनी कार आज मार्केट में आई है जी, उसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है, और जो स्कूटर बड़े कंपनी की है इलेक्ट्रिक, वो 120 किलोमीटर है. अब इसका अध्ययन जब किया गया तो एक स्कूटर टीवीएस और बजाज ने अध्ययन किया, तो दोनों का अनुमान यह है कि एक स्कूटर मैक्सिमम 24 to 26 मीटर चलती है. तो स्कूटर जो है 26 to 24 किलोमीटर, तो रोज रात को घर आने के बाद चार्ज करेंगे तो वो चार्ज हो जाती है. इसलिए टू व्हीलर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है चार्जिंग स्टेशन का. दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कार के बारे में है. अभी जो कार आ रही है सबकी, मेरे अंदाज से सब 300-350 किलोमीटर के ऊपर है, और कार भी जो शहरों में चलाते हैं उनका भी रेंज बहुत होगा तो 80 से 100 किलोमीटर के ऊपर कार नहीं चलती. अब समस्या कहाँ है कि मुंबई से दिल्ली आना है, यहाँ चार्जिंग की आवश्यकता है, या दिल्ली से देहरादून जाना है, चंडीगढ़ जाना है, यहाँ ज़रूरत है. तो अभी एनएचआई के तरफ से हम 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं, और जहाँ चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी. सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि जैसे पहले मोबाइल फ़ोन आए तो हर कंपनी का चार्जर अलग था, तो वो एक समस्या थी कि चार्जिंग सिस्टम हर कंपनी अलग अलग देती थी. बीच में हमने कानून भी तैयार किया और लगभग अब एक चार्जर में हो जाएगा. जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ रही है, तो इसमें भी अब चार्जिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन आएगी. और अभी तो हमने नागपुर में मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पायलट प्रोजेक्ट किया है, वो फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है. अभी टेंडर कल रिसीव हुआ, 2 कंपनियों ने उसमें पार्ट लिया है. वो फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है, ऐसा है कि 135 सीटर बस है. वो बस में विशेष रूप से यूरोप में ये बसेस हैं, इसमें इलेक्ट्रिक पर चलेगी, और इसमें हवाई जहाज में जो सुविधा है, जैसे एयर होस्टेस होती है, बस होस्टेस होगी, इसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा. और ये बस की विशेषता ये कि एक स्टॉप पर आएंगी
तो ऊपर से जो फ्लैश चार्जिंग नीचे आएगा और आधे मिनट में बस चार्ज होगी। तो ये फ्लैश चार्जिंग सिस्टम में इसमें टोयोटो अपना सीमेंस और हिटेची की टेक्नोलॉजी है। टाटा और ये जो पूना में इक्का करके कोई कंपनी है मेहता जी की, वो दोनों ने भी इसके लिए टेंडर भरा हुआ है। और इसके साथ साथ और विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसेस, अब कोई भी शहर में जाइए बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक बसेस आई। अब हमारी अड़चन ये है कि देश में कैपेसिटी इलेक्ट्रिक बसेस बनाने की 50,000 बसेस की है और रिक्वायरमेंट 1,10,000 20,000 बसेस की है, तो बसेस ही नहीं मिल रही। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बस के साथ इलेक्ट्रिक बसेस भी बन रही है, इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी बन रहे हैं, और इसका केवल डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, तब इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लगभग सबने बनाया है और मुझे लगता है कि अब कोई इसमें जो मेरे पास अभी आप जो कह रहे हो उसकी जानकारी है कि ईवी कार की ग्रोथ 15.4% है, पेट्रोल डीजल की 4.2% है, ईवी टू व्हीलर्स की ग्रोथ 33% है, पेट्रोल डीजल की 14% है, ईवी थ्री व्हीलर की ग्रोथ 19% है, पेट्रोल डीजल की 6.8% है। फर्स्ट टाइम ईवी की ग्रोथ पेट्रोल डीजल की तुलना में बढ़ चुकी है। योगायोग से इसी होटल में मैं आया हूँ और जब मैं इलेक्ट्रिक की बात करता था तो मैं चैनल का नाम नहीं बताता आपको, तो मुझे प्रश्न पूछा था कि इलेक्ट्रिक कार अगर आएगी और उसमें अगर चार्जिंग खत्म हो जाएगा तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब एक की भी कार कोई धक्का मारने की जरूरत नहीं, पोल्यूशन जीरो है। और सबसे अच्छी बात है कि जब हमने इलेक्ट्रिक कार और ये सब शुरू किया तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत ये $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अभी मेरे जानकारी से $100 तक आई है। और अब 6-7 महीने में मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल डीजल कार की कीमत सेम होगी। अभी हमने लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अडानी, टाटा, मारुति, एलजी, सैमसंग, अब इसमें स्पेशल स्कीम में इनको अनुमति दी है और इसलिए इलेक्ट्रिक बैटरी भी हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पर तैयार होंगी। और इसके साथ जो केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, लिथियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, उसका भी काफ़ी काम हुआ है। और जम्मू कश्मीर में 6 मिलियन टन 6% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स हमको मिला है, जिससे 60 करोड़ हम लिथियम आयन बैटरी का यूज़ इलेक्ट्रिक कार के लिए कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान कम से कम, वैसे भी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, देश के जीडीपी में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है और अभी तक 4.5 करोड़ लोगों को जॉब्स दिया इंडस्ट्री में। भारत सरकार और राज्य सरकार को जीएसटी के रूप में सबसे ज़्यादा जीएसटी एज ए टैक्स रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है। और अभी जब मैं मंत्री बना तो ये 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, हम 7वें नंबर पे थे। अभी एक 4-5 महीने पहले हम वर्ल्ड में 3रे नंबर पर पहुँचे। हमने जापान को पीछे डाला और हम 3रे नंबर पर हैं। और यूएसए फर्स्ट नंबर पर है, जिनका साइज 78 लाख करोड़ है। चाइना सेकंड नंबर पर है, वो 49 लाख करोड़ है। और हिंदुस्तान 22 लाख करोड़ है। पर जिस प्रकार से अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, जिसके कारण ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट की कॉस्टिंग में 30% कमी आएगी। और ये जो बड़ा प्रमाण पर ये जो तैयार होगा, इसमें से एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, स्टील, रिसाइकलिंग होगा और कॉस्टिंग इसका कम होगा। और हम वर्ल्ड में, मेरे अंदाज से 5 साल के अंदर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायो फ्यूल के कारण, हम 5 साल तक हम ये कोशिश करेंगे कि हम दुनिया के नंबर 1 पर पहुंचे हैं। और ये इंडस्ट्री जिस प्रकार से ग्रोथ कर रही है, और इसमें एक अच्छी बात हुई, यहाँ कंपटीशन है। जैसे अपने एविएशन सेक्टर में एयरलाइंस बंद पड़ी, टिकट रेट बढ़ गए। अब एक डिजाइन ये लाता है तो उससे दूसरा इससे अच्छा डिजाइन लाता है। एक कीमत ये जाहिर करता है, उससे कम दूसरा करता है। ये बैठे सब लोग। अब ये बड़ा कंज्यूमर बेनिफिशियल इंडस्ट्री हो गई,
क्योंकि अब मार्केट सेंसिटिव है, क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट और कॉस्ट भी इफेक्टिव है। तो डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों जगह पर बहुत अच्छा है। और आपको तो पता होगा कि हमारे टू व्हीलर्स की जो इंडस्ट्री है, ये बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा, इनका 50% ऑलरेडी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। पर इनसे होशियार भी बाकी भी छोटे लोग हैं। ये अलग अलग शहरों में इन्होंने क्या किया, उन्होंने 125 किलोमीटर की रेंज की स्कूटर बनाई, टीवीएस और बजाज ने। तो इन्होंने 60 किलोमीटर वाली बनाई, तो लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट कम की, तो वो 1.25 लाख रुपए में बेचते हैं, ये 60,000 रुपये में बेचते हैं। तो आजकल छोटा भी आदमी टू व्हीलर ले रहा है। और अभी तो आते समय मुझे एक प्रेजेंटेशन दिया, उसने स्कूटर में ही ऐसा एक डब्बा माल रखने के लिए बनाया, और वो 200 किलो का माल उसमें ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये जो होटल के लिए अगर जो काम करती है उसमें बजाय, ये भी बहुत पॉपुलर बनेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे इतने अच्छे काम इस पे हो रहे हैं, हमारे स्टार्टअप, डिज़ाइनर्स, और एक के एक बड़े बड़े अच्छे डिज़ाइंस आए। मैं भी इस समय जब एक्सपो में गया था तो मुझे भी आश्चर्य लगा, क्योंकि पहले हमारी इंडस्ट्री कॉस्ट सेंट्रिक थी, पर अब हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्वालिटी सेंट्रिक बनी है। और इसलिए वर्ल्ड की मार्केट में हम कैप्चर भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, रोजगार भी निर्माण होगा, ग्रोथ भी होगी, और आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से बनेगा। गडकरी जी, आप बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। आपने कई बार कहा विदेशों से महंगा पेट्रोल खरीदने की बजाय देश में ही बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल पर काम करना चाहिए। और एक आपके पास मास्टर प्लान और है, एविएशन फ्यूल, वो क्या है, जरा दर्शक जानना चाहते हैं। देखो, अभी डावोस में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये बात लगभग तय हुई है कि धीरे धीरे पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 5% बायो एविएशन फ्यूल ऐड करेंगे, जैसे इथेनॉल की शुरुआत हुई। अब हमारे देश में विशेष रूप से दिल्ली वालों को पता है, मैं भी भुगत भोगी हूँ, या रहते नहीं में ज़्यादा दिन। दिल्ली ये पोल्यूशन का कैपिटल बना है। इसका कारण 40% पोल्यूशन बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैं मंत्री हूँ, और बाकी के कारणों में अभी हमने प्री कास्ट को अभी रोड में मैंडेटरी किया है। मैं 4 दिन पहले फाइल साइन की कि वो सीमेंट लाओ, रेती लाओ, ये लाओ। हमारे देश में आज ही मुझे पार्लियामेंट में क्वेश्चन है तो बात हो रही थी कि जो ट्रक में एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, उसको ढाकने का काम ही नहीं करते। वर्ल्ड में जाओगे तो आपको दिखता नहीं। तो उसके बारे में हमने स्ट्रिक्ट अभी कार्रवाई करना शुरू करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इंडियन ऑयल ने अभी ये 220 लाख टन जो तरली है, राइस स्ट्रॉ, ये जलाया जाता है। ये पंजाब, हरियाणा और यूपी इधर से है। तो इसमें उन्होंने पानीपत में 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन और करीब 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन, ऐसा प्रोजेक्ट डाला है। अब ये जो प्रोजेक्ट डाला है, इसमें थोड़ी बहुत अड़चनें थी वहाँ, और मशीन के साइज वगैरह टेक्निक पहली बार डाला है। इसमें से जो बिटुमिन तैयार होता है, जो बाय प्रोडक्ट होता है, वो है लिग्नेंट। और हमारे पंजाब, हरियाणा में और देश में 400 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। उसमें से 60 ऑलरेडी शुरू हुई है। वो सीएनजी बनाते, बायो सीएनजी परली से, और उसमें 35% लिग्नेंट निकलता है। हमने अभी वो लिग्नेंट को ये बिटुमिन में डालकर अभी नागपुर जबलपुर रोड पर 1 किलोमीटर हाईवे बनाया, और वो सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्राज दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट किया। और उसके टेस्टिंग के बाद पता चला कि पेट्रोलियम बिटुमिन से ये 50% ज़्यादा अच्छा है। और अभी हमने ये कल मेरे एक 15 दिन पहले मीटिंग हुई, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, प्रहलाद जोशी जी थे, सभी ऑयल कंपनी के चेयरमैन थे। तो हमने उनको ये मैंडेट दिया है कि ऑलरेडी हमारे देश में 90 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट होता है। तो उसके बजाय हम केवल हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी 45 से 50 लाख टन है। तो हमने अब तय किया कि अब बिटुमिन में ये 35% जो लिग्नेंट निकलता है, जो सीएनजी तैयार करता है, उसका स्टैंडर्ड फिक्स करके वो ऐड करें। जो टायर हमने बनाए, रबर टायर जो अभी खत्म हो गए, वेस्ट हो गए, उसकी पाउडर यूज करें।
5 से 7% प्लास्टिक डालें, और ये करने के बाद हम बिटुमिन का स्टैंडर्ड जो NH और बाकी उस हिसाब से बनाए, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में हम करीब 15 लाख टन हमारा इंपोर्ट कम होगा। और इसमें परली का भाव अभी जो जलाते थे अभी 2200 से 2500 टन हुआ है, तो किसानों को भी पैसे मिलेंगे, परली जलेगी नहीं, और परली से वेस्ट टू वेल्थ ये कंसेप्ट उसका पूरा होगा। अब एविएशन फ्यूल भी आगे दूर नहीं है। बहुत बड़ी चीज है, पराली बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली NCR के लोगों की। दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाएगा इससे। तो गडकरी जी, आप हाइड्रोजन की कार से चलते हैं, इथेनॉल को भी बढ़ावा देते हैं। फ्यूचर में आम आदमी ये सोचता है कि पेट्रोल से ये कितना सस्ता होगा। फ्यूचर में ये जो बायो फ्यूल है पेट्रोल डीजल से कितना सस्ता हो सकता है? ये उससे सस्ता है। अभी मैं आप आए वो गाड़ी में आया इनोवा टोयोटो की। एक्चुअली मैंने आज हाइड्रोजन कार लेके आना चाहिए था। वो क्या हाइड्रोजन भरने के लिए फरीदाबाद जाना पड़ता है जी। मैं थोड़ा वो कम यूज करता हूँ। तो वो गाड़ी में ये 100% बायो इथेनॉल है, फ्लेक्स इंजन है, और वो जो गाड़ी लाई है मैंने वो वर्ल्ड की पहली है, यूरो 6 इमिशन नॉर्म को पूरा करती है। अब इथेनॉल का रेट 60, 65, 70 रुपए है, पेट्रोल का 120 रुपए है, और ये गाड़ी जो है वो 60% बिजली तैयार करती है अपने आप। तो पेट्रोल का रेट अगर एवरेज की दृष्टि से तुलना करेंगे तो 25 रुपए लीटर आता है। अभी ये जो फ्लेक्स इंजन है इसमें टाटा, महिंद्रा, टोयोटो ऑलरेडी था, सुजुकी, हुंडई और करीब 7-8 कंपनियों ने अभी फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां लाने का ये किया है। इंडियन ऑयल ने इथेनॉल के 400 पंप वो भी शुरू किए। थोड़ा इथेनॉल में एक थोड़ा प्रॉब्लम आया कि जब पेट्रोल में डालेंगे तो 5%, और अगर हम 100% लेके जाएंगे तो 18%, ऐसा एक GR है, तो 18% GST लगता है। तो अभी मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा है, तो आने वाले दिनों में अल्टरनेटिव फ्यूल में इथेनॉल में आएगा। अभी बजाज ने स्कूटर बनाई, मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की, वो CNG पर है, और CNG ये बायो CNG भी अब किसान बनाने लगा है। तो मेरा जो इंटरेस्ट है कि हमारे देश में इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। तो अब CNG की जो बाइक है वो हाइब्रिड करने के बारे में वो कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे अनऑफिशियली पता चला कि वो सक्सेसफुल हो गए कि CNG और पेट्रोल इस पर स्कूटर चलेगी, तो CNG और इथेनॉल हाइब्रिड इस पर चलेगी। तो धीरे धीरे देश में रिवॉल्यूशन होगा, और हमारा देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, वो ऊर्जा दाता होगा, ईंधन दाता होगा, बिटुमिन दाता होगा, हवाई ईंधन दाता होगा। तो ये जो गेहूं चावल मक्का लगाने के बजाय एनर्जी क्रॉप्स जब लगा, मैं किसान हूँ, मैं 4 चीनी मिलें चलाता हूँ, हमारा 10,000 किसानों ने आत्महत्या की विदर्भ में, स्थितियाँ अच्छी नहीं है। तो हमारे ये 22 लाख करोड़ जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, इसमें से 10 लाख करोड़ भी एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी में जाएंगे। तो ग्रामीण इंडिया की जो 65% आबादी है, जिनका हमारे ग्रोथ में, GDP ग्रोथ में केवल 12% कंट्रीब्यूशन है, तो ये अगर 10 लाख करोड़ उधर जाएंगे तो वो 20 से 22% उनका कंट्रीब्यूशन होगा। गांव, गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, गांवों में रोजगार निर्माण होंगे, और आगे ये किसान एनर्जी क्रॉप्स को बायोडाइजेस्टर में डालकर उसमें से मीथेन निकलता है, और मीथेन से CNG भी तैयार कर सकते हैं और हाइड्रोजन भी तैयार कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये भविष्य है। और इसी होटल में मैंने 20 दिन पहले, हमारा एक प्रोजेक्ट है, 7 प्रोजेक्ट हमने पायलट प्रोजेक्ट किए। टाटा की 2 ट्रक, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर 100% चलने वाली, और दूसरी जो पेट्रोल डीजल का इंजन है उसके ऊपर IC इंजन पर हाइड्रोजन डाल के चलने वाली, दोनों को लॉन्च किया। और हाइड्रोजन सस्ता है। हम ये इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल जिसके रेट हमारे हाथ में नहीं है, क्या है, देश कंट्री टू कंट्री पॉलिसी अलग है। अभी अमेरिका में बहुत उनके पास क्रूड ऑयल है, गैस है, जिनके पास क्रूड ऑयल और गैस देश में सुरक्षित है उनका ठीक है, पर हमारा 80 to 85% इंपोर्ट है। तो इतना पैसा देश के बाहर जाना और पोल्यूशन क्रिएट करके, दिल्ली में जितने लोग हैं, हम लोग रहते हैं, हम अपना लाइफ 8-10 साल कम कर रहे हैं। मैं आता हूं तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। तो दिल्ली जैसे शहरों को, देश को प्रदूषण से मुक्त कराना,
स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और किसान को ऊर्जादाता बनाना, यही सरकार की भूमिका है। और मुझे लगता है अब उसको सबको कन्विंस, पहले मैं बोलता था मुझे कन्विंस करने में अड़चन जाती थी, अभी लोग कन्विंस हो गए। ऑटोमोबाइल वाले भी तैयार नहीं थे, बहुत बार मैं मीटिंग करता था। तो अभी ट्रैक्टर वालों को मैंने कहा कि अब मैं यूरो 6 के इमिशन नॉर्म लगाता हूँ, सब आए बोले 1-1 लाख रुपए कीमत बढ़ेगी। मेरा एक ऑप्शन है, आप 1 साल में इलेक्ट्रिक और सीएनजी का ट्रैक्टर लॉन्च करो, मैं भी ट्विटर करूंगा। एक ट्रैक्टर अगर सीएनजी पर जाएगा तो 1 लाख रुपए उसके बचेंगे। और मेरे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, वो मैं ट्रायल करता हूँ, प्रॉब्लम है वो 1.5 घंटा ही चलता है। अगर वो ट्रैक्टर में अगर कैपेसिटी तैयार होगी और चलेगा तो मेरी कॉस्ट ही कुछ नहीं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो गरीब हमारे देश में एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, फॉरेस्ट में जो लोग हैं उनके लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। आसाम में नुमालीगढ़ में शायद मुझे लगता है एचपीसीएल का प्रोजेक्ट है, या उन्होंने बाम्बू से बायो इथेनॉल बनाया और वहां से पाइपलाइन बांग्लादेश में गई है। तो उस समय मैंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी को सुझाया था कि आपका पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। बोले कैसे? तो मैंने कहा ये इथेनॉल जो पाइप है आपका, इसमें जो पेट्रोल है उसमें 18% इथेनॉल डाल के आप डायरेक्ट मंगाओ, तो इथेनॉल और पेट्रोल के रेट में जो कम है उसके कारण आपका पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और पोल्यूशन भी कम होगा। अब धीरे धीरे इथेनॉल को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश की इकोनॉमी के लिए भी फायदे का है और प्रदूषण को कम करने में भी इसका उपयोग होगा। सर, वर्ल्ड क्लास हाईवेज तो हम लोग बना रहे हैं, अभी भी कई लोग कहते हैं रोड साइड असिस्टेंस, जैसे 2004 में आप भी एक दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है अभी कितना काम करना बाकी है और अब किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि देश में 1,80,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक सेक्टर ऐसा है कि मैं इसके बारे में एपोलॉजी हूँ थोड़ा सा। मैं बहुत कोशिश किया हूँ 10 साल में, पर मुझे इसमें यश नहीं मिल पाया। हमारे देश में 4,80,000 एक्सीडेंट होते हैं और 1,88,000 मौतें होती है और मरने वालों की संख्या 18 से 45 एज ग्रुप में 66% है। 10,000 बच्चे मरते हैं। स्कूल के सामने एग्जिट और एंट्री, वहां रोड, अभी आजकल तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने अपने घर में पार्किंग बनाई। ये दिल्ली में बड़े बड़े लोग रहते हैं, अभी इनके घर में किसी के घर जाओ ये रोड पर ही गाड़ा रखते हैं अपने, कोई घर में पार्किंग नहीं। बंगला बड़ा बनाते हैं पर रोड पर क्यों रखते हैं? आपके घर में इन्होंने पार्किंग नहीं बनानी चाहिए। अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि इतने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसका बेसिक कारण मैं आज अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सुबह था, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें डीपीआर में जो गलतियां होती है वो हम बदल नहीं सकते। और मैंने कल ही हमारे एनएचआई के आरओ और पीडी और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर सबके खिलाफ एफआईआर डालने के लिए एसपी को बोला है कि ये जिम्मेदार है, डालो इनको अंदर डालो। इसका कारण एक जगह मर रहे, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई हुआ, ब्लैक स्पॉट करके समय मिला, अधिकार उनको दिए और सुधारता नहीं। तो अब धीरे धीरे रोड इंजीनियरिंग में काफी सुधार हम कर रहे हैं, फिर भी करने की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमारा सुधार बहुत अच्छा हुआ है। हमने भारत एनकैप एक सुरक्षा का रेटिंग लाया। अब हमारे देश में वर्ल्ड के गाड़ियां आ रही है टेस्टिंग के लिए। अब वो भारत एनकैप में जो स्टैंडर्ड्स है उसके कारण सब लोग क्वालिटी कॉन्शियस बन गए। 6 एयरबैग लगने लगी। तो ऑटोमोबाइल में अभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम, जितनी बातें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हमने लगा दी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग में काफी कमियां हैं, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी इन्फोर्समेंट, वो कानून भी कड़क कर दिया, कैमरे भी लगाए, लोग फाइन भी भर रहे हैं, चिल्लाते हैं मेरे नाम से। अब थोड़ा थोड़ा एक प्रॉब्लम है ह्यूमन बिहेवियर, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। कोई रेड सिग्नल दिखा घुस जाते हैं। अभी मैंने परसों हमारे इंजीनियर्स की मीटिंग में कहा कि हमारे देश का हर व्यक्ति ये ओलंपिक स्टैंडर्ड का प्लेयर है, एथलेटिक्स से ऐसा समझो। और रोड के बीच में ऐसा बच्चों को लेके वो महिला ऐसे कूद के जाती है। मैंने बोला इतना बड़ा बना दो कि कोई टांग ऊपर करके कूद नहीं सकता। तो अभी इतनी प्रॉब्लम है कि फोन पे बात करना गाड़ी चलाते हुए,
रेड सिग्नल होगा तो नहीं रुकना, हेलमेट नहीं पहनना। आज ही मैंने एक फाइल पर साइन किए कि अब टू व्हीलर्स वाले जब टू व्हीलर बेचेंगे तो 2 हेलमेट वो कॉस्ट में उनको देंगे ताकि हेलमेट पहनो। ये वाकई काबिल ये तारीफ। इतने लोग मर रहे हैं और ये कोई लड़ाई में नहीं मरते, कोई कोविड में नहीं मरते, कोई दंगों में नहीं मरते हैं। 1,80,000 और कोई यंग लड़के, IIT का स्टूडेंट है, कोई MBBS के लड़के, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कोशिश कर रहे हैं पर अब आने वाले समय में निश्चित रूप में इससे मार्ग निकलेगा। हाईवेज के किनारे कई ढाबा मालिक कहते हैं जब आप एक कार्यकर्ता थे बीजेपी के, तब आप ढाबों में जाते थे, खाट पर खूब दाल तड़का खाया करते थे। अब आप मंत्री हैं, अब आप जाते हैं तो हाईवेज किनारे ढाबों में और हाईवेज में आपको क्या फर्क नजर आता है? सर, ये हमारा कानूनी डिफेक्टिव है। वो क्या होता है कि ये रोड के बाजू में लोग होटल डाल देंगे और होटल डालने के बाद वो धंधा शुरू करते, पार्किंग नहीं करते, कुछ नहीं करते। अभी मैंने ऐसा तय किया है कि एक हम सफर करके एक योजना लाई है। हमारे पास हजारों जगह पड़ी है, वहाँ एक पेट्रोल डीजल गैस स्टेशन होगा, रेस्टोरेंट होंगे, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट होंगे, कम से कम 4 बसेस और 4 ट्रक और 20 कार का पार्किंग होगा। और हम उसका रेटिंग कर रहे हैं। वो टाइम्स ग्रुप की एक कंपनी है, वो मेरे पास आए थे, आज ही मैंने उनको भी बुलाने के लिए कहा है कि मैं ढाबे पे रेटिंग करूंगा। और दूसरा मैंने उसमें रखा है कि हमको पैसा नहीं कमाना है, पर जो टॉयलेट्स होंगे उसमें हर व्यक्ति जाने के बाद साफ करना चाहिए। एक महिला और एक लेडीज, दोनों, इसके लिए उनको रोजगार मिलेगा, तो क्लीननेस रहेगा। और कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिलानी चाहिए, उसकी एक रूम होगी। तो अब उसका छोटा डिजाइन किया है और रोड साइड एम्यूनिटीज में भी हमने अच्छा रखने के लिए कोशिश की है। इसका रेटिंग करेंगे, जो खराब करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है इसके कारण ट्रक ड्राइवर्स की और बाकी लोगों की भी काफी सुविधा उसमें होगी। सर, टेस्ला की भारत में एंट्री साफ हो गई है। आम मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि भैया मेरी पहुंच में होगी ये, और कब तक ये पॉसिबल होगा, और इसका भारत के ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम पर क्या असर होगा टेस्ला के आने के बाद? देखिए, मैं ज्यादा कॉमेंट्स नहीं करता इसके ऊपर जी। ओपन मार्केट है भाई, जिसमें दम है वो बनाओ और कॉस्ट में कंपटीशन करो। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो लोग बना रहे इलेक्ट्रिक कार, सब कंपनियों का नाम नहीं लेता, सभी है, ये कोई कम नहीं है सर, और इनकी कॉस्ट भी कम नहीं है। बेस्ट डिजाइन है। अभी आप देखोगे कार के डिजाइन्स, एक जमाना ऐसा था कि मैंने एक कार मालिक को कहा था, कंपनी वाले को, कि तुम्हारे गाड़ी के साथ अमृतांजन की बोतल भी देते जाओ एक, ताकि इतने उड़ती है। पर अब हमारी सभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो कॉस्ट सेंट्रिक नहीं, क्वालिटी सेंट्रिक है। मेक इन इंडिया सर यही है, बहुत अच्छी बन रही है। और वो कंपटीशन में कम रेट में अच्छी गाड़ियां देंगे, लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम हो जाएगी, और कंपटीशन है, जो आना आए, कोई फर्क नहीं। सर, अभी आपने तीर्थ यात्रियों के लिए एक खुशखबरी दी कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए अब आपको चीन और नेपाल नहीं जाना होगा, आप भारत की सड़कों से ही पूरा कराएंगे। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये जो पिथौरागढ़ से हमने ये नेपाल और चाइना बॉर्डर तक एक रोड बनाने का काम हाथ में लिया है, 85% पूरा हुआ है। बहुत कठिन है, वहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर है। अभी उसको 3-4 महीने काम करने का सीजन मिल पाता कि वहाँ की परिस्थिति ऐसी है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार अप्रैल के बाद मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ, तो जल्दी वो बन जाएगा। तो थोड़ा नेपाल की बाजू लगकर रास्ता है, चाइना में जाकर फिर एक मानस सरोवर तो एक, मुझे लगता है 16-17 किलोमीटर उनका रोड यूज करना पड़ेगा। तो वो भी बनने के बाद हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री उनके साथ बात करेगी, तो फिर हमको नेपाल या वो सिक्किम से उधर कैसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पिथौरागढ़ से मानस सरोवर तक जाएंगे। सर, अभी आप हाल ही में एक मुहिम से जुड़े हैं, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो ये मुहिम क्या आपको लगता है कि अब स्कूलों में जा जाके भी बच्चों को समझाना चाहिए? जैसे अनदर राउंड अभी वायरल हुआ था, एक बच्चे ने कैसे सड़क पर दुर्घटना की और उसके बाद, तो क्या वक्त आ गया कि स्कूलों में ही एजुकेशन दी जाए कि भैया इस तरीके से नहीं चलेगा? देखिए, ये शंकर महादेवन का गीत है, परवाह करे सुरक्षित रहेंगे, तो बहुत सुंदर है।
कभी आप उसको देखिए, अभी मैंने मीडिया में हमने सब जगह भेजा है, और उसको 12 लैंग्वेजेस में मैंने शंकर महादेवन को कहा वो आप तैयार कर रहे हैं, और स्कूल में विशेषता बच्चों के लिए वो भेज रहे हैं। हम बड़े प्रमाण पर लोगों को जागरूक करने का काम भी हाथ में लिया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म एक्टर, क्रिकेटियर सब मुझे हमको मदद कर रहे हैं, मीडिया के भी लोग मदद कर रहे हैं। मैं आपको भी कहूँगा कि रोड सेफ्टी, इसके लिए हमें निश्चित रूप से आप मदद करिए। अभी हम रोड का सेफ्टी ऑडिट भी कर रहे हैं, आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों को साथ में लेकर, और उसमें से जो स्पॉट्स हैं वो निकाल कर उसको सुधार रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, कोशिश कर रहे हैं, पर हमें अभी तक जितनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली है। 2014 से अब तक आप 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों का जाल देश में बिछा चुके हैं। सबसे ज्यादा कोई ऐसा रोड या हाईवे जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आई हो, जो पिछली सरकार मुमकिन नहीं कर पाई, नामुमकिन था उसके लिए, आपने मुमकिन कर दिखाया हो? देखिए, मैं उस सरकार को कोई आरोप नहीं लगाता जी, पर मैं जब मंत्री बना तो 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे। बंद इसलिए पड़े थे कि लैंड एक्विजिशन की केसेस कोर्ट में गई थी, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने क्लियरेंस नहीं दिया, रेलवे के आरओ भी अटके हुए थे, कई कोर्ट में लोग चले गए थे, डिस्प्यूट थे, अतिक्रमण नहीं निकाला गया था। और हम लोग उस समय, मैं रात को 12 बजे तक बैठता था, अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, बैंकर्स, ऐसी पब्लिक बड़े प्रमाण पे बैठती थी हमारे ट्रांसपोर्ट भवन में, और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट में बुलाता था। हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए, और मुझे बताते हुए इस बात की खुशी है कि हमने भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। बहुत कंपनियां बड़ी बड़ी, मैं नाम लूंगा तो आप विश्वास नहीं रखोगे, दिवाला पिटने की स्थिति में आई, कुछ लोगों ने पिट दिया, हमको बचाया। और अभी हमने ये तय किया कि 90% लैंड एक्विजिशन किए बिना, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस साथ में रहे बिना हम अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं देंगे। अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम है, पर अभी ये दिल्ली जयपुर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको करते करते मुझे बहुत पसीना छूटा। मुंबई गोवा, यहाँ बहुत तकलीफें आई, और ये किताब लिखा जा सकता है, इतनी तकलीफें आई, पर मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है। अब दोनों भी, ये दिल्ली जयपुर का भी काम चालू है, और वो अभी जयपुर से किशनगढ़ वो भी करने का है, उसका भी मंजूर हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्टर 3-3, 4-4 बार बदले, कुछ दिवाले पीटे, बैंकों ने पैसा खत्म ये कर दिया, अब बहुत से प्रॉब्लम्स आए, पर हमने पॉजिटिविटी रखकर लोगों की मदद की, जो हो सकता है उसको चांस दिया, जो बिल्कुल बेकार था उसको टर्मिनेट करके बैंक गारंटी जब्त की, और हमने काफ़ी सुधार किए हैं। तो मुझे लगता है कि अब रोड सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं, और अभी इस साल में और अगले साल में तो इतना बदल हो जाएगा कि मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं कहता था कि हमारा हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर रहेगा, पर मैं अब ये कहता हूँ कि 2 साल के अंदर हमारा हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा होगा। अभी दिल्ली से देहरादून 8 घंटे लगते, आप 4-6 महीने के बाद 2 घंटे में जाओगे, हवाई जहाज बंद हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, अभी मेरठ से दिल्ली 4 घंटे लगते थे, 45 मिनट हुआ। बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, मैसूर से बेंगलोर अब 1 घंटे में, पहले 4 घंटे लगते थे। ऐसे 38 ग्रीन हाईवे हम बना रहे हैं, और इसके कारण जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो हमारी 14 से 16% है, जो चाइना में 8 से 10% है, और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है। मेरा विश्वास है कि इस साल के अंदर जब हमारे हाईवे पूरे हो जाएंगे तो और फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का उपयोग बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक पर ट्रक आएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे आएंगी। वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव फॉर एक्सपोर्ट, और हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा। और जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, ये इंडस्ट्री हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उपयोगी होगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। 2014 से पहले एक दिन में जो एवरेज सड़क बनती थी वो 12 किलोमीटर के इर्द गिर्द में, अब आपने 3 गुना कर दिया है। पूरी मिनिस्ट्री का जोश हाई हो जाता है जब नितिन गडकरी जी मिनिस्टर बनते हैं। सर, मेरा मिनिस्ट्री से नाराज है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है।
अभी हमारे मिनिस्ट्री में 50,000 करोड़ NHAI को हमने इसलिए दिए कि तुम अपना लोन वापस कर लो, कोई जरूरत नहीं थी। अब आप पैसे का करेंगे क्या? पैसा खर्चा नहीं होगा तो क्या करें? अभी मैं रोड को मॉनिटाइज कर रहा हूँ, 5 लाख करोड़ का मॉनिटाइजेशन पड़ा है मेरे पास, वो करके बैंक में थोड़ी डिपॉजिट करूंगा, मतलब खर्चा करो। तो खर्चा करने के लिए रोड में अप्रूवल्स चाहिए, लैंड एक्विजिशन चाहिए। तो अब कोशिश है कि और इसकी स्पीड बढ़े। 40 किलोमीटर का टारगेट है मेरा। टारगेट जो है, डिक्लेरेशन नहीं बने तो आप न्यूज लगा दोगे कि गडकरी जी ने कहा 60। ये मेरी कोशिश है कि हमारा रोड नेटवर्क 60 किलोमीटर पर डे पर जाए। अभी हम 36, 38, अभी इस साल का हिसाब होगा तब पता चलेगा, पर हम लोग 60 किलोमीटर का टारगेट रखकर मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप में उसमें सफलता मिलेगी। दिल्ली में, केवल दिल्ली के आजू बाजू में हम 1 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली का पेरिफेरल रोड बनाया, अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आधा ओपन हुआ। हम अब 1 महीने में हमने टनल बनाई है, वो डायरेक्ट T3 पे जाएगी। जो वहां से आप UR2 से पानीपत से निकलेंगे तो पानीपत से एयरपोर्ट आने के लिए 3.5-3 घंटे लगते थे, अब 25 से 30 मिनट में हो गए एयरपोर्ट के अंदर। सर, दिल्ली से गुड़गांव वाले के भी ट्रैफिक का दर्द आप कम करने वाले हैं, ऐसा पता लगा? ये जो रोड बनेगा तो ये तो बहुत कठिन है। ये जो 2 लाख टू माले सर, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इसका 25-30% का मत तो भी एक है। मेरा व्यक्तिगत उसके ऊपर मत है कि ये पूरे ब्रिजेस को तोड़ देना चाहिए। और अभी पूना में और चेन्नई में, पूना में हम 50,000 करोड़ के ब्रिजेस बना रहे हैं, चेन्नई में बना रहे हैं। एक ही पिलर पर, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। अभी नागपुर में हमने 4 लेयर बनाई। दिल्ली मुंबई, दिल्ली मद्रास और मुंबई कलकत्ता रोड, फिर वो रेलवे लाइन को फ्लाईओवर, फिर और एक फ्लाईओवर, फिर उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर बनाए। तो अब आने वाले समय में इसको सुधारना पड़ेगा। दूसरा, अभी मैं यहाँ आ रहा था तो मैं स्पेन गया था, तो स्पेन में मैंने देखा कि रोड के अंदर में ऐसे बड़े बड़े रोड से 3-3 हजार, 6-6 हजार गाड़ियों का पार्किंग है, और वो पूरे टनल से उन्हें ब्रिजेस बनाए नहीं। एक योजना पे काम चल रहा है, अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। ये जो 11 मूर्ति ना, इधर कौन सी मूर्ति है ना, ये रोड पे आखिरी में है। हाँ, वहां से आगे जाकर वो स्टेशन है, पार्लियामेंट से आते जी, उससे अंडरग्राउंड टनल बनाकर डायरेक्ट गुड़गांव के बाहर निकले, ताकि ये डायरेक्ट ट्रैफिक जा सके। क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव आने जाने वालों का ट्रैफिक का दर्द कम करने की बड़ी बात। वैसे गुड़गांव का प्रॉब्लम पूरा दूर नहीं होगा, पर एक 6 महीने के अंदर 40-50% कम हो जाएगा। तो बहुत बड़ी चीज गडकरी जी ने बोली है। आज हमारे साथ आप जुड़े टाइम्स ड्राइव कॉन्क्लेव में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जोरदार तालियों से थैंक यू वेरी मच सर।